गुड इवनिंग सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के, बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो हम लोगों को लेक्चर का टॉपिक है वो आपको तो कल ही बताया था हमने लास्ट टाइम पे कि क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, आज का पूरा ये लेक्चर वो हमारे किस पे, यौगिकों का जो सूत्र निर्माण होता है ना। हमने आपको बताया था कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है भाई, जो यौगिक होते हैं उनके नाम में उनके सूत्र कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो वही आज हम सीखेंगे कुछ आयनिक यौगिकों का निर्माण, है ना। कुछ बेसिक से जो यौगिक जो हमें पूरी केमिस्ट्री में हर जगह मिलते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CuBr2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, CuO हो गया, Cu2O हो गया, ये सब जो होते हैं इनके नाम कैसे नाम रखे जाते हैं। जैसे कहीं पर कॉपर के लिए क्यूप्रिक यूज करते हैं, कहीं पर क्यूप्रस यूज करते हैं, कहीं पर आयरन के लिए फेरिक यूज करते हैं, कहीं पे फेरस यूज करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, कहाँ पर क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो उन सारी चीज़ों की बात आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले सबसे बेसिक सी चीज़ें जो हमने कल आपको बताया था, कुछ चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए जिनकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो आयन थे, आयन की बात हमने आपको की थी कि जब कोई जो परमाणु होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो क्या बनते, आयन बनते हैं। और आयन सामान्यतः कितने प्रकार के थे बेटा, दो प्रकार के थे। एक था धन आयन और एक बेटा क्या था, ऋण आयन। एक धन आयन था और एक क्या था, ऋण आयन था। तो आयन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं। धन आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने से बनने वाले जो आयन होते हैं वो धन आयन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बनने वाले जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऋण आयन होते हैं। ये बताया था, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जो आयन बनते हैं वो क्या बनते हैं बेटा, ऋण आयन बनते हैं। जैसे कि ये आप देखिए ये सारे। तो मतलब कि हमें सबसे पहले तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए आयनों की, और किस आयन की संयोजकता कितनी है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको छोटी सी एक चीज सिखाते हैं कि किसी आयन की, किसी भी तत्व की परमाणु की संयोजकता कैसे देखते हैं वो, और फिर उसके बाद हम पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके तत्व हैं उन सभी की आपको हम दिखाते हैं क्या, सब की संयोजकता एक बेसिक सा दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी जो आयन होता है वो कैसे बनेगा, कोई भी आयन कैसे बनेगा। और आयन बनेगा तो उस पर 2+ आएगा, 3+ आएगा, 4+ आएगा, 1+ आएगा, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा नियम जानते हो, अष्टक नियम, है ना। आप जो 11th में पढ़े होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं भी पढ़े होंगे वो सुन लीजिए। अष्टक नियम सिंपल सा क्या कहता है कि जिस तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व बहुत ही अधिक स्थायी होता है। जिस तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व स्थायी होता है। तो सभी तत्व चाहते हैं कि उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धन आयन बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ऋण आयन बनेगा। आइए देखते हैं, जैसे कोई भी बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा एक लेक्चर देखो, अभी बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी दिक्कत होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए भी एक लेक्चर रखेंगे, हो सकता है 5वां या 6वां लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही हो। तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा ये कैसे हो रहा है। या आपने ये वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा होगा 1s2, जो आपको 11th में तो यही वाला मिलता है, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये कैसे होता है। और इसकी बहुत आसान ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक, उसको करने की हम आपको बताएंगे। आप बहुत आसानी से 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए हम लोग देखेंगे जो एल्यूमिनियम है, अभी हमने क्या कहा, अगर किसी तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह स्थायी होगा, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वह स्थायी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम में अगर इसके 8 हो जाएं तो 8 पे स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर इस 3 इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से हटा दे तो इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्थायी हो जाएगा। इस वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाता है, 3+ आयन बनाता है। तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की, बात करें कैल्शियम 20 की, तो कैल्शियम का होता है 2, 8, 8 और 2 होता है, ये होता है। अब अगर इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे कैल्शियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है,
और ये 2+ बनाता है C, ये 2+ आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, चलिए किसकी बात कर लेते हैं, आपकी बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है, 2,2। अब देखो पहले कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर इसके पहले और 2 ही कोष है तो भाई इसको अगर अंतिम में 8 करना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सके, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है, मतलब ये स्थायी हो जाएगा, तो ये अपने अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और Be क्या बना लेगा, Be भी 2+ बना लेगा। देखो आपको Be 2+ के रूप में मिला करेगा हमेशा। इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम 3 होता है, तो लिथियम 2,1। देखो अगर इसको भी अंतिम में 2 पूरा करना है, भाई इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पूरा करना है, 1 निकालेगा, तो क्या बनेगा, Li+ बनाएगा। देखो Li हमेशा +1 के फॉर्म में होता है। तो इसी तरह से जैसे हम सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर 16, तो सल्फर 16 2,8,6, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगी और H2- सल्फाइड आयन बनाएगी। इस आयन को क्या बोलते हैं, अभी सारे आयन का नाम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, सारे आयन का नाम बताएंगे, सारी चीजें। तो सल्फाइड आयन बनाता है इस तरीके से, मतलब कि किसी तत्व को अपना लास्ट में 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल कर उतना धन आयन बनाएगा, उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उतना ऋण आयन बना लेगा। ये सामान्यतः एस और पी ब्लॉक के तत्वों की बात होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तित होती रहती है, वो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो आप समझ गए ना ये क्या है, ये तो बेसिक से आयन हो गए। अब आयंस के अलावा कुछ कंपाउंड आयन भी होते हैं। कंपाउंड आयन बोले तो मिश्र आयन, जिनको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मिश्र आयन। भाई अभी सामान्य आयन देखो, ये जो सब सामान्य आयन है कौन कौन से, भाई जो अभी हमने बताया आपको, जैसे ये सामान्य आयन है, मतलब सिंगल है, जैसे Na+ बताया, Li+ बताया, K+ बताए, Rb भी प्लस होता है, Cs+ होता है, बेरिलियम 2+ है, Mg2+ है ना, Ca2+ है। तो ये जो है आपका Sr2+ है, Ba2+ है, B3+ है, Al3+ है ना, इस तरह के जो भी है, सल्फाइड माइनस है, O2- है, N3- है, Cl- है, F-, Br-, I-, ये सारे सामान्य आयन में आएंगे। अभी सबका हम नाम भी बताएंगे। लेकिन मिश्र आयन मतलब ऐसे आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, ऐसा आयन जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम मिश्र आयन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा HCO3-, है ना, आपने देखा होगा HSO4-, HSO3-, या आपने देखा होगा CO3 2-, या SO4 2-, या हम बोले PO4 3-, या हम कह सकते हैं HPO3-। और हम अगर देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं, जैसे MnO4-, फिर आपका Cr2O7 2-। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं, तो इन सभी को हम बोलते हैं मिश्र आयन। क्या बोलते हैं, मिश्र आयन। और यौगिक में ये जब भी होते हैं हमेशा एक साथ ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो इसमें क्या है भाई, इसमें 2 तरह के आयन है, एक सामान्य आयन है सोडियम आयन और एक मिश्र आयन है सल्फेट आयन। एक सामान्य आयन है सोडियम आयन और एक मिश्र आयन है सल्फेट आयन। तो इस तरीके से, तो चलिए ये सारी चीजें आप समझ गए, सामान्य आयन क्या होते हैं और मिश्र आयन क्या होते हैं। मिश्र आयन के क्या गुण है, मिश्र आयन जब भी यौगिक में होंगे एक साथ आएंगे, और अगर वियोजित होंगे तो हमेशा वियोजन में एक साथ टूटेंगे भी। जैसे अगर Na2SO4 वियोजित होगा, टूटेगा, तो ये हमेशा क्या एक सामान्य आयन देगा Na+, और वियोजन पे सल्फेट आयन, ये पूरा का पूरा एक साथ टूटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वियोजन करते हैं तो Na+ को अलग कर देते हैं, सल्फर को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, अलग। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। क्यों भाई, ये जो मिश्र आयन होते हैं जब भी डिसोसिएट होंगे, ये पूरे एक साथ ही डिसोसिएट होते हैं, एक साथ वियोजित होते हैं। सभी को इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ आयनों के सामान्य ऑक्सीकरण, सामान्य संयोजकताएं या सामान्य जो उनके आवेश होंगे, और फिर उनका नाम भी एक एक करके देखते जाते हैं। चलिए ये देखिए, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा, H प्लस है। ये क्या है, H प्लस। H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 1 है। H प्लस मतलब हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 1 है। जैसे Li को ये देखो Li प्लस है, ये क्या है बेटा, Na प्लस है। ये क्या है आपका, पोटेशियम K प्लस है। ये आपका क्या है, रुबिडियम Rb प्लस है। ये आपका क्या है, सीजियम Cs प्लस है, फ्रांसियम Fr प्लस है। इस तरीके से मतलब ये जो आपके तत्व हैं, इन सभी की जो सामान्य संयोजकता होगी वो +1 होगी। जो सामान्य संयोजकता होगी वो 1 होगी, और ये 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या करेंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाएंगे। जैसे अगर हम किसी की भी बात कर लें, जैसे एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम 3, ये क्या लिखा है, Al3+। अगर विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा भाई। ये क्या लिखा है, Al3+ लिखा है, ठीक है। अगर ये क्या है, Al3+ है, ठीक है। Al3+ है ये बेटा, ये क्या है, Al3+ है। जैसे यहाँ पे गैलियम को देखेंगे तो गैलियम भी Ga3+ है, गैलियम भी 3+ आयन बनाता है। जैसे आप अगर जर्मेनियम को देखेंगे तो Ge4+ बनाता है। ये आपका आर्सेनिक है, ये 3- है। सेलेनियम है, 2- है। ब्रोमीन है, 1- है। क्रिप्टन भाई इनर्ट गैस है, उसको जरूरत ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने या देने की। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम में पहले से ही 8, इन सभी के अंतिम में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, तो इन्हें जरूरत ही नहीं होती किसी की। देखो एस्टेटाइन, एस्टेटाइन 80-1 बनाती है। आयोडीन -1 बनाती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन -1। ये सल्फर क्या है, S2- है। ये टेल्यूरियम क्या है, टेल्यूरियम भी 2- बनाती है। ये पोलोनियम देखो, पोलोनियम, पोलोनियम 2 स्टेट में रहता है बेटा। ये जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम 2+ भी बनाता है और पोलोनियम 4+ भी बनाता है। ये दोनों ही बनाता है, पोलोनियम 2+ भी बनाता है। कल हमने आपको बताया था कि कभी कभी जो पोलोनियम होता है उसको उपधातु में रखते हैं, और नहीं तो फिर उसको धातु माना जाता है ना। तो देखो यहाँ पे जो पोलोनियम है वो धनायन बना रहा है, और 2 अवस्थाओं में 2 संयोजकता दर्शाता है, 2+ भी दर्शाता है और 4+ भी दर्शाता है। जैसे देखो बिस्मथ, बिस्मथ को देखो, बिस्मथ भी 2 चीजें, +3 में भी है और +5 में भी है। जैसे प्लम्बम जो लेड होता है, लेड भी 2+ में भी है और 4+ में भी है। इसी तरीके से अगर आप टिन को देखें, Sn, टिन जो है, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये जो टिन है आपका, टिन भी 2+ में भी है और बेटा 4+ में भी है, इस तरीके से, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो टाइटेनियम को देखो, सॉरी थैलियम को देखो, तो थैलियम भी +1 भी बनाता है, थैलियम Tl +1 भी बनाता है, थैलियम +3 भी बनाता है। तो इस तरह की चीजें जो है बेटा, ये सामान्य सभी की संयोजकता है जो ये यौगिक निर्माण के दौरान दर्शाएंगी। जैसे कि यहाँ जो मॉलिब्डेनम है वो 6+ होता है, क्रोमियम की 2 है, क्रोमियम Cr2+ भी है और Cr3+ भी है। अभी अगली स्लाइड में सबको हम लिख के अभी सबका नाम भी बताएंगे जो मुख्यतः हैं, मुख्य हैं। अगर यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो थोड़ा सा उसके लिए परेशान ना होइए, अभी केवल समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है आपको, अच्छा मेन का हम आपको एक बार रिमाइंड कराते हैं। चलिए देखते हैं, जो मेन हमारे हैं, ये पहला ग्रुप जो हमें सामान्यतः मिलेगा, ये पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में कौन कौन से देखेगा, हम सबका नाम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन सभी का +1 होता है बेटा, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है और रेडियम है। इन सब का बेटा +2 होता है। क्या होता है, +2 होता है, मतलब ये धनायन बनाते धातु है, 2 संयोजकता दर्शाएंगे। फिर आपकी ये स्कैंडियम को आप देखें, Sc3+ बनाती है। टाइटेनियम जो है बेटा, टाइटेनियम यहाँ पे सबके ऊपर हम लिख देंगे। टाइटेनियम जो होती है, टाइटेनियम 3+ में भी रहती है और टाइटेनियम 4+ में भी रहती है। ब्लू कलर सभी को विजुअल होगा। चलिए तो ब्लैक से देखते हैं। यहाँ पे वेनेडियम भी 3+ भी बनाता है बेटा, वेनेडियम 5+ भी बनाता है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखें क्रोमियम, क्रोमियम भी आपको बहुत जगह पे मिलेगा, Cr2+ भी बनाता है, Cr3+ भी बनाता है। मैग्नीज के आपके बहुत सारे यौगिक मिलेंगे, Mn2+ बनाता है, Mn4+। इसकी जो सामान्य यहाँ पे क्या लिखी है, कॉमन आयनिक स्टेट, मतलब
सामान्य आयनिक अवस्थाएं, ये सभी तत्वों की क्या है, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं सभी तत्वों की। ठीक है, इस तरीके से। जैसे और आपको आयरन के लिए, भाई आयरन का भी आपको 2 मिलेगा, Fe2+ मिलेगा, Fe3+ मिलेगा। कोबाल्ट का आपको 2 मिलेगा, Cu2+ मिलेगा, CO3+ मिलेगा। इसी तरीके से निकिल का आपको 2 मिलेगा, Ni2+ मिलेगा, Ni3+ मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे कॉपर का, तो कॉपर का आपको Cu2+ मिलेगा, Cu3+ मिलेगा। इस तरीके सॉरी कॉपर का Cu+ मिलेगा, उल्टा हो गया, Cu+ मिलेगा और Cu2+ मिलेगा, ये कहानी। और जिंक एक एकदम फिक्स है, हमेशा +2 रहेगी, कैडमियम हमेशा +2 रहेगी। मरकरी का 2 मिलेगा, भाई Hg2+ रहेगा और Hg22+ रहेगा, इस तरीके से। तो ये तो बात बेटा हमारी है जो सामान्य संयोजकताएं, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। हम एक बार साइड हो जा रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चों को जो भी लिखना हो इसमें से वो नोट कर लीजिएगा, जिनकी मुख्यता हमने बताई। जैसे ये सब मेन है हमारे, ये जो डी ब्लॉक की पहली सीरीज है, 3D सीरीज जिसको बोलते हैं, ये मेन है। और पी ब्लॉक में आपके ये सारे जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके भी यौगिक आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इन सभी की आपको जो सामान्य आयनिक अवस्था है वो जानते रहना चाहिए। क्यों बेटा, आपको अगर सूत्र बनाना है, सूत्र के बारे में जानते रहना है, तो आपको सामान्य आयनिक अवस्थाएं पता होनी चाहिए, और सामान्य आयनिक अवस्थाओं के साथ साथ उन आयनों का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा जिसको जो जरूरत रही होगी। अब चलिए देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अब हम सीखेंगे जो भाई आयंस के अपने नाम। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो हमने कुछ जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल इन द सेंस जो मिश्र आयन है, उनके हमने यहाँ पे क्या ले रखे हैं बेटा, उनका हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और उनके हमें नाम जानने हैं। जैसे सबसे पहला क्या है बेटा, NH4+। तो जो भी चीजें हम बताते जाए उसको आप नोट करते चलोगे। NH4+ को क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, तभी आप सूत्र बनाने के साथ साथ उसका नाम भी जान पाओगे। सूत्र बना लिए, पता चला नाम ही नहीं पता। तो जब आप आयनों का नाम जानते रहेंगे तब उनका आप नाम भी लिख सकते हैं जो यौगिक उनसे बनेंगे। जैसे ये NO3- है, ये NO2- है, ये HSO4- है, ये HSO3- है और ये HCO3- है। चलिए तो इनका हम नाम देखते हैं। ये जो दूसरा वाला हमारा है बेटा, सेकेंड वाला, ये है नाइट्रेट आयन। इसका नाम क्या है, नाइट्रेट आयन। इसके नीचे वाला जो हमारा बेटा ये है नाइट्राइट आयन। ये क्या है, नाइट्राइट आयन है। इसके बाद हम बात करें ये, तो बेटा ये बाईसल्फेट, बाईसल्फेट का हो या हाइड्रोजन सल्फेट, बाईसल्फेट आयन, या आप इसी को कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन कह सकते हो आप इसको। और इसी के आधार पर इसको भी देख सकते हो बेटा, बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन भी आप कह सकते हैं, सल्फाइड आयन कह सकते हैं। ये भाई बाईकार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, बाईकार्बोनेट, या इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप लोग जरूर जानते रहिए और लिखते चलिएगा साथ ही साथ। जैसे अब हम इधर बात करें, यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, OH- आयन दिया है, ये CH3COO- दिया है, ये SO4 दिया है, ये SO3 दिया है, ये आपका CO3 दिया है, और ये आपका Cr2O7 है, और नीचे वाला आपका PO4 है। तो चलिए इनके भी नाम जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो OH- है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। ये सेकेंड वाला बेटा, ये एसीटेट आयन है। ये क्या है, एसीटेट
आयन है। इसके नीचे वाला ये जो है ये सल्फेट आयन है। ये हमारा क्या बेटा सल्फेट आयन है। ये हमारा सल्फाइड आयन है। ये हमारा कार्बोनेट आयन है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कार्बोनेट आयन। और ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे बेटा डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको आगे 12th में पोटेशियम डाइक्रोमेट का बारे में पढ़ना है तो वो क्रोमेट आयन यही है। इससे बनेगा K+ से रिएक्शन कराएंगे तो डाइक्रोमेट यौगिक बनेगा। और ये वाला बेटा बहुत जगह आपको मिलेगा। फॉस्फेट आयन है। आपके बॉडी में फॉस्फेट कहाँ मिलता है हड्डियों मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, तो ये वो फॉस्फेट आयन है। ठीक है, तो इनको जल्दी से आप तुरंत नोट करिए, 1 मिनट का आपको समय देते हैं। तो फिर हम लोग कुछ और रेडिकल के बारे में कुछ और आयनों के नाम जानते हैं। क्योंकि बेटा जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप आयनों के नाम, जब आप रेडिकल्स मतलब मूलकों के नाम जानेंगे, ये मूलक मतलब मिश्र आयनों के नाम, तब आप क्या कर सकते हो यौगिक का सूत्र बना सकते हो और यौगिक का नाम भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से तुरंत नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लगभग सभी ने हो गया होगा। जिन लोग धीरे धीरे लिखते हैं बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो क्योंकि स्क्रीनशॉट संभव नहीं है, या तो फिर एक अदर फोन हो कि आप उससे फोटो खींच सको, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। चलो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए हमारे पास, हाँ यहाँ तो नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे आयंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। चलिए, वैसे लगभग विजिबिलिटी सही है। जैसे NO3- अभी हमने आपको बताया था, NO3- जो हमारा है बेटा NO3- ये क्या है नाइट्रेट आयन। ये क्या लिखा है NO3- लिखा है नाइट्रेट आयन। क्या लिखा है नाइट्रेट आयन। NO3- है यहाँ पे -1। ये इसके नीचे क्या है NO2- देखो नाइट्राइट आयन है, हिंदी में इसको नाइट्राइट आयन। अभी हमने बताया जिस चीज को आपको नहीं लिखा है उसको हम लिखा देंगे। SO4- ये क्या है SO4- है, SO4- SiO4- इसको बेटा हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे, ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे। SiO4- इसको क्या बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे। ये है आपका बेटा C2O4 क्या है C2O4 है। इसको बेटा बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन कहेंगे, ऑक्सिलेट आयन कहेंगे। और ये बेटा नीचे जो है ClO4- है ये हमारा। तो ClO4- जो है ये हमारा क्या है पर क्लोरेट आयन है। क्या है पर क्लोरेट आयन है। ये क्या है पर क्लोरेट आयन है। ये बेटा पीरियोडेट, इसको क्या बोलेंगे IO4-। क्या बोलेंगे IO4- को बोलते हैं पीरियोडेट। IO4- को क्या बोलते हैं पीरियोडेट आयन। क्या बोलेंगे पीरियोडेट आयन, पीरियोडेट आयन कहते हैं। फिर ये आपका नीचे जो है ये MnO4-, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है MnO4 पर मैग्नेट आयन। इसका क्या नाम है पर मैग्नेट आयन, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन। और नीचे वाला तो आप बचपन से जानते हो 2- O2 के ऊपर लगा है 2-, O2 2- कौन सा है परऑक्साइड आयन। क्या है परऑक्साइड आयन है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई यस और नो आ रही होगी बिल्कुल समझ में। अब देखिए ये क्या है P2O4- P2O7 4-, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं पायरोफॉस्फेट आयन। ये हमारा है पायरोफॉस्फेट आयन। अभी जब आप लोग ये सब कहाँ यूज होगा जब आप लोग P ब्लॉक पढ़ोगे तो P ब्लॉक में आपको जो ऑक्सी अम्ल मिलेंगे, तो ऑक्सी अम्ल में ये P2O7 P2O5 SO5 इस तरह के आपको क्या मिला करेंगे आयन मिला करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है जानते रहना P ब्लॉक से
जो 15, 16, 17, 18 थे वो 12th क्लास में है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे पायरोसल्फाइड है, पायरोफॉस्फेट है, ऑर्थोफॉस्फेट है, हाइपोफॉस्फेट है, तो फिर उसका मतलब क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ऐसा मत समझो कि बिल्कुल बेसिक सी क्लास ऐसी है कि सब आता है, बिल्कुल नहीं। ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े हुए हो, जो नहीं पढ़े हुए हो, क्योंकि ये चीजें पहले क्लास में डिस्कस नहीं हुई हैं, तो इस वजह से सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो लोग बने हैं वो बने रहें, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखते रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। ये जो हमारा है अभी तो इसको आप जान चुके हो, सल्फेट था, ये SO2 माइनस सल्फाइड था। हाँ, ये क्या है बेटा, SCN-, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, SCN-, और ये है H2O3 H2O3 तो H2O3 को बोलते हैं बेटा थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये तो आप जानते हो, जैसे NH4+ है, NH4+ को अमोनियम आयन अभी हमने बताया था। उसके अलावा आप इसको नहीं जानते थे क्या, नीचे वाला जो है, जानते हो बिल्कुल कि नहीं जानते हो, जानते होगे भाई, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है ना, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी का, किसी को कुछ करना है तो इसके पास जाना ही पड़ेगा। ये क्या हमारा हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। जब कोई अम्ल जल अपघटित होता है तो वो उसमें हाइड्रोनियम आयन बनाता है। चलिए, तो जो लोग इसको देख रहे हैं इसको नोट करेंगे जल्दी से जो भी चीजें हैं, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं तुरंत। विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो फिर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कल की क्लास में फिर इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। आज तो बस हम आपको नाम बता देते हैं, क्योंकि नाम बताने बस का समय ही बचा है, फिर सूत्र बनाना कल ही सीखेंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला कुछ। चलिए, तो ये सारी चीजें तो आपकी हो गई भाई, इतनी चीजें तो आपको पता चल गई, जो नाम हमने आपको बताए है ना। तो बहुत सारे रेडिकल्स के नाम आप जान चुके हो, बहुत सारे। देखो हमने दो चीजें आपको बताई आज, एक तो सामान्य आयनों के नाम बताएं, सामान्य आयनों के नाम, कुछ और सामान्य आयनों के नाम भी सीख लेते हैं। अभी सामान्य आयनों के पूरे नाम हमने नहीं बताए हैं, ठीक है। तो सामान्य आयनों के नाम में जैसे हम अगर लें Na+, तो ये तो आप जानते ही हो सोडियम आयन है। तो अगर कोई तत्व लेंगे तो उसका नाम तो आप जान ही जाओगे, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये रुबीडियम आयन है। जैसे Rb+ का मतलब क्या हो गया, रुबीडियम आयन हो गया। Cs+ का मतलब क्या हो गया, सीजियम आयन हो गया, है ना। अगर हम Cs+ लेंगे, Cs+, तो ये सीजियम आयन हो गया। इस तरह से इन सभी के नाम तो आप जानते ही हो, इनमें कोई समस्या आपको नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ऐसे तत्व हैं, ऐसे आयन हैं जिनके नाम बदल जाते हैं कुछ कंडीशन में, जैसे Cu+ का नाम कभी Cu का नाम कभी क्यूप्रिक होता है, कभी क्यूप्रस होता है। आयरन का कभी फेरिक होता है, कभी फेरस होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं उनके नाम में ही यह संयोजकता दर्शाते हैं, उनके नाम में ही ऐसा होता है। तो जिस आयन की संयोजकता कम होती है उसको हम अस लगाते हैं, उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अस। और जिस आयन की संयोजकता ज्यादा होती है उसके लास्ट में इक लगाते हैं। हमने क्या कहा, कम संयोजकता, यहां लिख लीजिएगा, कम संयोजकता वाले के साथ अस, संयोजकता वाले में अस लगाएंगे, और अधिक संयोजकता वाले में क्या लगाएंगे बेटा, अधिक संयोजकता वाले में, संयोजकता वाले में लगाएंगे बेटा इक, अंत में क्या लगाएंगे, इक लगाते हैं। जैसे Cu के दो है, एक +1 है, एक +2 है, तो +1 वाले को बोलेंगे क्यूप्रस, और +2 वाले को बेटा बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक कहते हैं, इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करेंगे आयरन की, देखो आयरन की अगर आयरन 2 है, +2 है और +3 है, तो आयरन +2 वाले को बोलेंगे फेरस, क्या लगाएंगे लास्ट में, अस। और +3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक, क्या लगाएंगे लास्ट में, इक। जैसे लेड का देखो प्लम्बस है ना, Pb2+ और Pb4+, दो स्टेट में मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बस। क्या बोलते हैं, प्लम्बस। और इसको क्या बोलेंगे,
प्लम्बिक, इसको क्या बोलेंगे, प्लम्बिक बोलेंगे। जैसे अभी आपने Hg की देखी थी, मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी दो थी, एक Hg2+ और एक क्या था Hg2+ केवल। तो यहाँ पे अगर 2 पे 2+ है मतलब एक पे एक ही प्लस है, मतलब ये कम वाली है, तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, मर्क्यूरिक। इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक। मतलब जो कम वाला होगा उसके लास्ट में अस लगा देंगे, जो ज्यादा वाला होगा उसके लास्ट में इक लगा देंगे, बस यही बात होती है। ऐसे ही इसको क्या करना होता है। जैसे टिन की बात करूं, टिन दो होता है, एक Sn2+ होता है और एक Sn4+ होता है। तो यहाँ जो कम वाला है इसको क्या बोलेंगे, स्टेनस। क्या बोलेंगे, स्टेनस। और जो ज्यादा वाला है इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टेनिक। इसको क्या बोलेंगे, स्टेनिक कहते। इस तरीके से ये होता है। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग बिल्कुल प्यार से समझ गए होंगे। तो आयनों के बारे में जब सीखा था तो उनका नाम भी जान गए थे। अब हम आज यौगिकों का सूत्र निर्माण सीखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम सबसे पहला बेसिक सी बात करें कि जो यौगिकों का सूत्र बनता है वो किस मेथड से बनता है, तो उसको हम एक मेथड जो बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये इसको यही बोलते हैं। क्रिस क्रॉस को बोले अगर तो दिन क्या, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। चलिए देखते हैं। जैसे हमने आयनों के बहुत सारे आयनों के नाम लिए थे। जैसे हम सबसे बेसिक अगर बात करें, जैसे हम NaCl जानते हैं ना, तो आपको पता होगा जो NaCl है वो कैसे बनेगा बेटा, कैसे बनेगा ये देखते हैं। हमारे पास Na+ आयन है और हमारे पास एक Cl- आयन है। तो Na+, देखो धन आयन हमेशा पहले लिखा होता है। सबसे पहली बात तो बेटा सामान्यतः अगर हम अधिकतर आयनिक यौगिकों की बात करें, सामान्यतः आयनिक यौगिकों में धन आयन पहले तथा ऋणायन बाद में लिखे जाते हैं, बाद में लिखे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे सबसे पहला हमारा यौगिक है जो है NaCl। NaCl कैसे बनता है, कल हमने आपको बताया था, पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, उसमें दिखाया था सभी तत्वों की सामान्य जो संयोजकताएं होती है, सामान्य आयनिक अवस्थाएं सभी की दिखाई थी। तो Na+ की सामान्य आयनिक अवस्था क्या होती है, सोडियम की Na+ होती है, क्लोरीन की Na- होती, Cl- होती है। तो इस पे ये जो प्लस चार्ज होगा बेटा वो इसके नीचे आ जाएगा, और इस पे ये जो माइनस चार्ज होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो सोडियम क्लोरीन पे कितना माइनस चार्ज है 1, तो ये वहां 1 लिखा नहीं जाएगा। और सोडियम पे कितना प्लस चार्ज है 1, तो इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे Na1C1 और 1 को लिखा नहीं जाता, तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है इस तरीके से। जैसे आपका भाई MgCl2 आप देखते हो, है ना। जैसे हम अगर बात करें, हम बात करते हैं एक दूसरे तत्व, हमने लिया Mg2+ ले लिया और हमने 2Cl- ले, या हमने Cl- ले लिया। तो अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन संयोग करेंगे, तो जो यौगिक बनेगा उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, आइए देखते हैं। तो उस यौगिक का सूत्र कैसे देखोगे बेटा, फिर से वही, इसकी टोपी उसके सर, उसकी इसके। तो इसके ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 आ जाएगा Cl के नीचे, और इसके ऊपर कितना है 1 का माइनस, तो 1 आ जाएगा। चिन्ह नहीं देखना है, साइन से हमसे मतलब नहीं है, हमें उस साइन की क्वांटिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका परिमाण कितना है वो देखना है। तो इस पे 2 प्लस चार्ज है और इस पे 1 माइनस चार्ज है। तो जब यौगिक बनेगा तो इसका जो माइनस चार्ज है वो इसके नीचे आएगा, कितना है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। जबकि बात करेंगे यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पे बेटा फिर क्या लिख दोगे, Cl के नीचे आ जाएगा 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इस यौगिक का नाम बोलो, Mg है मैग्नीशियम, Mg क्या है मैग्नीशियम, और Cl क्या है क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या था बेटा, ये सोडियम और ये क्लोराइड, तो इसका नाम क्या था सोडियम और ये आपका क्लोराइड, इस तरीके से। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है। जैसे हम एक और लेते हैं, अगर अगला एग्जांपल लें हम, जैसे हम लेते हैं AlCl3 की बात हम लेते हैं, हम एल्यूमिनियम लेते हैं। हमने क्या ले लिया बेटा, एल्यूमिनियम ले लिया और हमने फ्लोरीन ले लिया। तो बताओ एल्यूमिनियम सामान्य आयनिक अवस्था 3+ होती है,
फ्लोरीन की सामान्य आयनिक अवस्था -1 होती है। तो अगर इन दोनों से मिलाकर हम कोई सूत्र बनाना चाहें, इन दोनों से मिलाकर यौगिक बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे भाई इसके ऊपर 3+ है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर -1 है तो इसके नीचे आ जाएगा। बोलो क्या होगा, Al के नीचे 1 तो कुछ नहीं, F के नीचे 3 तो ये AlF3। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड कहेंगे, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं बेटा, यौगिकों के सूत्र बना करते हैं। जो आप लोग को कंफ्यूजन होती है, किसी के नीचे 2 किसी के नीचे 3, किसके नीचे 2 आएगा किसके नीचे 3 आएगा, किस पे क्या होता है, वो इस तरीके से ही बना करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा क्रिस क्रॉस मेथड। तो धनायन पहले ऋणायन बाद में, धनायन के ऊपर जितना चार्ज ऋणायन के नीचे, ऋणायन के ऊपर जितना चार्ज उसका मैग्नीट्यूड धनायन के नीचे लिख देने पर हमारे यौगिक का सूत्र बन जाता है, यौगिक के सूत्र का निर्माण हो जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं, अगर हम देखें तो कुछ और देखें, अगर आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं अगर हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाएं, अगर हम कहें आपसे कि चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब हम नाम देते हैं और आपको यौगिक बनाना है। अब हम नाम देते हैं और आपको क्या करना है बेटा, यौगिक बनाना है। हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमने आपको नाम दे दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमने एक यौगिक का नाम लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आपको पता ही नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, भाई हमने नाम लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको पता ही नहीं, तो क्या आप ये लिख दोगे एल्यूमिनियम Al और ऑक्सीजन O, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, जो समझदार हैं वो तो नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा तो Al और O लिख दिया, बस हो गया। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ऐसा होता नहीं है। फिर होता कैसा है, फिर बेटा होगा कैसे, तो अगर आप देखिएगा तो एल्यूमिनियम की जो सामान्य आयनिक अवस्था है वो क्या होती है, एल्यूमिनियम की सामान्य आयनिक अवस्था होती है 3+ और ऑक्सीजन की सामान्य आयनिक अवस्था क्या है 2-। यही तो है, 2+ और 2-। तो देखो अब हमने क्या करना है, जो इसकी टोपी है वो इसके सर लगा दो और इसकी और जो इसकी वाली है वो इसके नीचे और जो इसकी वाला है वो इसके नीचे। तो बताओ ऑक्सीजन पे कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा Al2, और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम पे कितना है 3, तो ऑक्सीजन के नीचे कितना हो जाएगा O3। ये आपका बनेगा बेटा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनेगा। इस तरीके से बात समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश हो रही है। जैसे हमने आपसे कहा कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र बताओ, आपको पता ही नहीं, बताओ कैल्शियम ब्रोमाइड क्या है बेटा, कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र बताइए। चलिए कैल्शियम ब्रोमाइड बताइए, नहीं पता, पता चल जाएगा। कैसे भाई, कैल्शियम सामान्य आयनिक अवस्था 2+ है और ब्रोमाइड की सामान्य अवस्था -1 है। बस इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे घुमा दो, देखो क्या बनेगा, Ca के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, Br के नीचे कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका कैल्शियम ब्रोमाइड बन गया, CaBr2 बन गया। इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या बनेगा, कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र। चलिए हमने आपसे कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट बना के दिखाओ। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ हमको बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने आपसे सूत्र पूछा, अब आपको पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो जो कल चीजें बात बताई थी, हमने कहा था कि कल की क्लास में जो बताएं उसको याद कर लेना। तो अगर याद किए होगे तो आपको याद होगा बेटा, कैल्शियम की सामान्य आयनिक अवस्था होती है Ca2+, और कार्बोनेट आयन जो होता है वो मिश्र आयन होता है। क्या होता है, मिश्र आयन, मतलब उसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं। तो कार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा, CO3 2-। इस तरीके से यही तो होगा। अब देखो जब दोनों के ऊपर समान आवेश आ जाता है ना बेटा, तो दोनों समान आवेश मतलब समान अनुपात में, तो दोनों कट जाएंगे। इसको ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अगर समान है, ये सरल अनुपात में, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 3 6, मतलब 2 या 6 होता, 2 या 2 है, 2 या 4 होता, तो ये कट के एक समान अनुपात में आते। अब ये जो डिजिट यहाँ पे आएगी, संख्या आएगी, वो इनके नीचे रखी जाएगी। तो कैल्शियम के नीचे 1 तो Ca, कार्बोनेट के नीचे 1 तो CO3। कुछ इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाएगा। या अगर आपको ये नहीं बात समझ में आई तो आप इसको क्या करो, जैसे करते हो वैसे ही कर लो, जैसे करते हो वैसे ही कर लो। देखो क्या करो, हमने क्या कहा, ये कैल्शियम जो है आपका Ca2+ होगा और CO3 2- होगा,
अब आपको ये बात नहीं समझ में आती कि 2 से 2 कैसे कटता है, तो पहले यही वाला बना लो भाई। Ca के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, और CO3 के नीचे भी 2 आएगा, CO3 का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ से जब दोनों सेम होंगे तो हट जाएंगे, जब दोनों हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3, ये आपके यौगिक का सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो चलो कुछ और यौगिकों को देखते हैं। जैसे इनको आप लिखते चलिएगा सारी चीजें, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या होती है सूत्र में या चीजों को समझने में, वो इनको जरूर लिखते चलेंगे। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कैल्शियम सल्फेट, हम क्या पूछते हैं बेटा आपसे, हम पूछते हैं कैल्शियम सल्फेट बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट, चलिए हमने आपसे कहा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट, अब आप क्या करोगे बेटा, चलो वहीं पे कैल्शियम की सामान्य आयनिक अवस्था Ca2 प्लस सल्फेट की SO4 2 माइनस, बस हो गया भाई, सेम है तो हट जाएगा 1 1, तो Ca भी 1 और सल्फेट भी 1, तो CaSO4, ये आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया इस तरीके से। तो बातें समझ रहे हो। जैसे हम अगर आपसे पूछ ले, बोलो एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ, चलो एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको बताना है, एल्यूमिनियम सल्फेट बताना है। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बताएंगे बेटा, एल्यूमिनियम आपका सामान्य Al3 प्लस और सल्फेट की सामान्य होती है SO4 2 माइनस, यही तो होती है एल्यूमिनियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमने आपको बताया है। तो एल्यूमिनियम पे ये 3 प्लस है तो बेटा ये इसके नीचे आ जाएगी, ये 2 माइनस है तो ये इसके नीचे आ जाएगी। बोलो क्या बन जाएगा सूत्र, Al का ट्वाइस बाई 2 आ गया, और SO4 का क्या, पूरे का होल थ्राइस। ये बेटा आपके कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। ये क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट है, ये आपके कैल्शियम सल्फेट का क्या बेटा सूत्र है, सॉरी कैल्शियम बोले, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अब आप कुछ और, जैसे हाँ आपसे हमने आपको बताया था कि कुछ आयनों के नाम ही बदल जाते हैं, जैसे कभी क्यूप्रस हो जाता है, कैसे कभी क्यूप्रिक हो जाता है, तो वो कैसे होता है। जैसे हम अगर आपसे पूछे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र बताओ, चलो हम आपसे पूछते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा, और फिर हम आपसे पूछते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, इनकी हम बात करेंगे तरीके से। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, अगर आप उसकी बात करोगे तो हमने आपको बताया था, अगर याद होगा, कि जब किसी भी एक तत्व की एक से अधिक आयनिक अवस्थाएं होती हैं, तो जो कम आयनिक अवस्था होती है उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं, और जो अधिक आयनिक अवस्था होती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। तो अगर आप देखोगे तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये इसमें अस लगा हुआ है। अस मतलब भाई कापर के दो ही आयनिक अवस्थाएं होती हैं, या तो Cu+1 होती है या Cu+2 होती है। और हमने आपको बताया था कि अगर +1 होगी तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे, और अगर +2 होगी तो इसको क्यूप्रिक बोलेंगे, यही तो बोलते हैं। +1 होगी तो क्यूप्रस बोलेंगे, +2 होगी तो क्यूप्रिक बोलेंगे। तो क्यूप्रस का मतलब Cu+1 वाली, क्यूप्रस का मतलब Cu+1, तो कॉपर +1 में होगा और ऑक्साइड तो -2 ही रहेगा। तब इसका अगर आप सूत्र बनाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे, ये हो गया Cu और O, Cu2O, ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब अगर यहाँ पे देखिए क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का मतलब Cu2 प्लस और ऑक्साइड मतलब 2 माइनस, तब दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये CuO हो जाएगा, ये क्या हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया इस तरीके से। तो बातें आप लोग समझ रहे होंगे कि चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर कुछ और चीजें। जैसे अब इसमें देखो Cu2O आया, CuO आया, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करें अगर क्यूप्रस क्लोराइड की, हमने एक कही क्यूप्रस क्लोराइड की बात कही, और एक हमने कही किसकी, क्यूप्रिक क्लोराइड की बात, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड बेटा Cu+ लेंगे, और क्लोराइड क्या है, माइनस है, यही तो होता है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड में भाई Cu+1 और क्लोराइड होता है -1, तो दोनों 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, Cl-1, तो ये क्या बनेगा
CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड बन गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड की, तो क्यूप्रिक क्लोराइड मतलब भाई Cu क्या होगा, 2+ होगा, और क्लोरीन तो -1 ही होगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे, तो ये बनेगा CuCl, तो तरीके से क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र बनेगा। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे क्या हो रही है यहाँ पे। जैसे हम अगर आपसे पूछते आप बताइए हमको सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला, किसका बताइए, चलिए सोडियम फॉस्फेट बताइए। सोडियम फॉस्फेट बताइएगा, तो सोडियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा भाई, सोडियम, चलो सोडियम होता है Na+, और फॉस्फेट आपको अगर याद होगा तो PO3- ये होता है, PO4 3- ये फॉस्फेट होता है। अगर दोनों का सूत्र बनाओगे तो ये 1 और ये 3, बोलो Na कितना 3 और PO क्या 4, ये आपका है सोडियम फॉस्फेट। इसी तरीके से मान लो अगर हम पोटेशियम सल्फेट की बात करते, पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करें, तो बेटा पोटेशियम सल्फेट कैसे हो जाएगा, पोटेशियम +1, सल्फेट होगा SO4 2-, तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, बोलो क्या हो जाएगा, K पे आ जाएगा 2 और SO4 हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कुछ और बात करें, जैसे हम बात करें अगर सोडियम नाइट्रेट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। हमने कहा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, तो सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या बेटा, सोडियम होती है सामान्यतः +1 में और नाइट्रेट होती है -1 में, दोनों 1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मेल मिलाप होगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, NaNO3 बन जाएगा इस तरीके से। तो आप चीजों को सीख रहे होगे कि चीजें होती कैसे हैं, है ना, ऐसे बनती हैं। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे अब हम आपसे पूछते हैं, हमने कहा अब आप अपने रफ कॉपी में करते रहिएगा, फेरस सल्फेट हमने आपसे पूछा और फेरिक सल्फेट हमने आपसे पूछा, दोनों का फार्मूला क्या होगा, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट हमने आपसे पूछा। ठीक है, तो चलिए इसको बताना है आपको सभी लोगों को। हाँ, सब लोगों ने कर लिया, चलिए देखते हैं। अब हम अगर देखें तो आयरन 2 ही होता है, एक होता है +2 और एक होता है +3। जिन लोगों ने किया है वो मिला लीजिएगा, देखिएगा, और लगभग सभी लोगों ने सही ही किया होगा। देखिए फेरस सल्फेट क्या है, Fe2+, ये कम वाला फेरस होगा, ज्यादा वाला फेरिक होगा, तो फेरस 2+ हो गया और फेरिक 3+ हो गया। बस सल्फेट क्या होता है, सल्फेट SO4 2-, यहां भी सल्फेट SO4 2-, यही तो होगा। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट हो गया। ये अलग अलग है तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, बताओ Fe कितना हो जाएगा, Fe2 हो जाएगा, और SO4 कितना हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ये आपका फेरिक सल्फेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, हम आपसे पूछें फेरस सल्फाइट, देखिएगा टा है टा, और हम आपसे पूछे फेरिक सल्फाइट, तो आपको ये बताने हैं क्या होते हैं। तो फेरस ऑक्साइड वही Fe2+, फेरस मतलब Fe2+, ऑक्साइड मतलब ये, तो क्या हो जाएगा FeO, क्यों सेम। ये कितना Fe3+, फेरिक का मतलब Fe3+, ये O2-, ये 2 इधर, ये 3 इधर, Fe2O3 हो जाएगा। इसी तरह से सल्फाइट अगर फेरस होगा 2+, सल्फाइट होता है SO3 2-, सेम है, हट जाएगा, क्या हो जाएगा FeSO3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे Fe3+ फेरिक है और SO3 2- सल्फाइट है, तो इसका 2 इधर और इसका 3 इधर, Fe2SO3 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फाइट हो जाएगा। इस तरीके से चीजें क्या होती है बेटा, आगे की ओर बढ़ती हैं, इस तरीके से चीजें बनती हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ और चीजें देखते हैं। अब हमने कहा आपसे बताइए अमोनियम एसीटेट, हमने आपको दे दिया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट,
और हमने आपसे पूछ लिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये हमने दो चीजें आपसे पूछी। तो चलो अमोनियम का बेटा होता है NH4+ और एसीटेट होता है CH3COO-। अब आप देखिएगा जब ऑर्गेनिक कोई कार्बनिक यौगिक आता है, जैसे देखो ये एसीटेट आयन जो है ये कार्बनिक है, तो कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों से बनने वाले जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उनमें जो ऋणायन होता है उसको पहले रखते हैं और जो धनायन होता है उसको बाद में रखा जाता है। तो क्योंकि दोनों का चार्ज एक जैसा है तो क्या हो जाएगा CH3COONH4, ये अमोनियम एसीटेट है। इसी तरीके से एसीटेट क्या है CH3COO- और हमारा सोडियम क्या है भाई, सोडियम होगा Na+, दोनों 1 1 है, क्या बन जाएंगे CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कैल्शियम एसीटेट, चलो हमने लिया कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट भाई एसीटेट आयन हमारा CH3COO- और कैल्शियम है 2+, तो भाई वही चीज 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे क्या हो जाएगी CH3COO का ट्वाइस हो जाएगा और ये आपका Ca हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपसे कहे जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट आप देखेंगे बेटा, जिंक सल्फेट क्या होगा भाई Zn2+ और SO4 2-, 2 से 2 भाई सेम है, तो क्या हो जाएगा ZnSO4, यही इसका फार्मूला बन जाएगा, जिंक सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट का सूत्र हो जाएगा इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। भाई ये चीजें आपको समझ आनी भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें आप समझ जाओगे तो फिर आपके लिए चीजें और आगे की आसान होती जाएंगी। क्योंकि भाई पूरी केमिस्ट्री में तो सूत्र ही सूत्र मिलने हैं, हर जगह सूत्र, बिना सूत्र के, बिना यौगिक के तो आप कोई चीज पढ़ोगे नहीं। तो इस वजह से इन सारी चीजों को जानते रहना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉर्मेट की, हमने क्या कहा एल्यूमिनियम फॉर्मेट, हमने एक नाम दिया, हमने कहा बताओ इस सूत्र का, इस नाम वाले यौगिक का सूत्र बताओ। तो फॉर्मेट होता है HCOO-, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, अगर नहीं लिखाया हो तो लिख लेना फॉर्मेट आयन। और एल्यूमिनियम है Al3+, यही है, तो 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे क्या हो जाएगा HCOO का थ्राइस Al, एल्यूमिनियम फॉर्मेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से चीजें बेटा आप क्या करेंगे, अपने से बनाएंगे, चीजों को करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो यौगिक का सूत्र आप आसानी से बना सकते हो क्रिस क्रॉस मेथड से, बस आपको याद रखना है जो आपके मूलक होंगे, जो आपके मूलक होंगे, मूलक मतलब बेटा जो मिश्र आयन है या फिर जो आपके केवल आयन होंगे, किसी परमाणु या किसी तत्व के आयन, उनको आप याद रखिए कि धनायन पे सामान्य धनायन कौन कौन से हैं, ऋणायन में सामान्य ऋणायन कौन कौन से हैं, उनमें कितना ऋणायन होता है, जो मिश्र आयन है उन मिश्र आयन कौन कौन से हैं, उनमें कैसे होता है। जैसे हम अगर बोलते पोटेशियम नाइट्राइट, तो पोटेशियम नाइट्राइट का मतलब क्या है बेटा, पोटेशियम क्या है K+ है और नाइट्राइट क्या है NO2- है, ये भी 1 ये भी 1 ये 1 ये 1 इधर ट्रांसफर KNO2 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो चीजें आप समझ रहे होंगे ये क्या हो रही हैं, ठीक है। तो आप तो यौगिक का सूत्र बनाना बेटा सीख गए। अब हम आपको सिखाएंगे यौगिकों का सूत्र वियोजन तोड़ते कैसे हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, स्टाइकियोमेट्री में पढ़ा, बहुत जगह चीजें, या जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, या हम लोग जो पढ़ते हैं आयनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे हमें आयनिक यौगिकों को तोड़ना पड़ता है। और जब उन्हें तोड़ते हैं तब फिर वो क्या होते हैं, नए यौगिकों में बदलते हैं, नए यौगिक बनते हैं। या जब किसी यौगिक को हम जल में वियोजित करते हैं तो यौगिक जल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो किस तरह से टूटेंगे उनको भी हम सीखेंगे। चलिए जैसे हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। चलो हमने ले लिया बेटा, हमने ले लिया, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही ले लिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर वियोजन करना है, क्या करना है, वियोजन मतलब इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, जैसे बनाए थे उसका उल्टा प्रोसेस कर दो। भाई एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया था, एल्यूमिनियम के नीचे जो इस पे आवेश था वो आया था, और ऑक्सीजन के नीचे कौन आया था, जो एल्यूमिनियम का आवेश था वे आया था। तो पहला वाला धन आयन होता है, तो इस पे 3 आवेश चला जाएगा, 3 +
और O पे क्या हो जाएगा, O पे आ जाएगा 2 माइनस। अब देखो और क्या चीजें करते हैं बैलेंस करने के लिए, एल्यूमिनियम के नीचे जितनी संख्या लिखी होती है इसको इसके आगे भी लिखा जाता है 2, और ऑक्सीजन के नीचे जो लिखी होगी ना इसको इसके आगे लिखेंगे 3। तो ये इसका वियोजन होगा। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटेगा ना बेटा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। Al2O3 जब टूटेगा तो कुछ इस तरीके से टूटेगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड, चलो कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ना है तो ये 2 इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे 1 लिखा है तो ये इसके ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा Ca पहला वाला प्लस में 2 प्लस और Cl माइनस। अब बताओ Ca के नीचे कितना लिखा था भाई, Ca के नीचे लिखा था 1, Ca के नीचे कितना था 1 था, तो Ca के आगे भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता। लेकिन क्लोरीन के नीचे कितना था 2, तो इसके आगे लिख जाएगा 2, इस तरह से ये बन जाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब जैसे मान लो समान आ जाए CaO ये आ जाए, तब इस तरह का जब आएगा तो फिर इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कैल्शियम की संयोजकता 2 होती, नहीं तो ऐसे तो भाई यहाँ पे 1 1 है तो आप यही लिख दोगे कि Ca+1 O प्लस -1, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो IQ है उसको भी जगा के रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को जगा के रखना है कि यहाँ पे जो है भाई Ca का 2 प्लस होता है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 कैसे हुआ है भाई, 1 इस वजह से हो गया होगा शायद दोनों का चार्ज सेम रहा हो, तो अगर इस पे 2 प्लस लगाओगे मतलब ये वाला 2 माइनस है। इसी तरीके से जैसे हमने कहा कैल्शियम सल्फेट, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि भाई कैल्शियम पे 2 प्लस होता है तो 1 1 होने का मतलब है कि सल्फेट पे भी क्या रहा होगा 2 माइनस ही रहा होगा, इस तरीके से। जैसे हमने कहा मैग्नीशियम फॉस्फेट, चलो इसको तोड़ो Mg3PO4 का ट्वाइस, ये तोड़ना है तो तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे भाई, ये जो इसके नीचे लिखा है ये चला जाएगा इसके ऊपर और जो इसके नीचे लिखा है चला जाएगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा Mg पे आया 2 प्लस और PO4 पे आया कितना 3 माइनस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो PO4 है ये मिश्र आयन है और ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे, जो PO4 है वो मिश्र आयन है, वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे एक दूसरे को, पता चला फास्फोरस लगा, नहीं, ये हमेशा एक साथ टूटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम के नीचे 3 लिखा है तो इसके आगे भी 3 आएगा, फॉस्फेट के नीचे 2 लिखा है तो इसके आगे भी 2 आएगा, ये इसका वियोजन हो जाएगा, इस तरीके से ये टूटता है। तो आप इनको तोड़ना भी क्या होगा बेटा, सीख गए होगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो अगर ये चीजें हो गई हैं आपकी क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं फिर। जैसे हमने कहा अब जो ऑर्गेनिक वाले जैसे हमने तोड़ने की बात कही, हमने कहा CH3COO का ट्वाइस जिंक एसीटेट है, इसको आपको ब्रेक करना है, तो क्या करोगे बेटा ब्रेक कर दो। अब इस तरह में ये जो पहले लिखा होता है ये माइनस, बाद वाला क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COO पे माइनस, क्यों, क्योंकि जिंक के नीचे 1 है और जिंक पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, इस तरीके से। अब इसके नीचे 2 लिखा है तो इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसके आगे, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीजें सभी के समझ में आ गई होंगी कि करनी कैसे है इन चीजों को, मतलब यौगिक का सूत्र बनता कैसे है और जब तोड़ना होता है तो तोड़ते भी उनको कैसे हैं, ये चीजें आपने सीख ली हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब आपका काम है, आपका होमवर्क है कि जितने भी आयन, जितने भी रेडिकल आपने पढ़ रखे हैं, मिश्र आयन पढ़े, सामान्य आयन, सभी आयनों से मिलाकर सूत्र बनाने की खुद से कोशिश करिए, और एक बार जब सूत्र बन जाए तो फिर उनको इस प्रकार से वियोजित करने के लिए भी अपने से कोशिश करिए, तो चीजें आपको अपने से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि बेटा जब तक अपने से प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक चीजों को सीख पाओगे नहीं, चाहे टीचर जितना पढ़ा दे। हम तो अभी पढ़ा के चले गए तो अभी पढ़ लिए, फिर जाके घर आराम से खराटा मार के सोने लगे, पता चला जब सुबह उठे तो क्या पढ़े थे गायब। तो इसलिए जो चीजें सिखाई जाए, क्योंकि सीखना है तो सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है, तो जो भी चीजें सिखाई जाए उसका अभ्यास जरूर करें। जितनी चीजें पीछे बताई गई हैं उन चीजों को रिपीट करते जाएं ताकि आगे आने वाली चीजें अच्छी होती जाएं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।